औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर दोबारा हमारी ऑनलाइन सीरीज़ जो है उसका आगाज़ हो गया है और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 19 जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 19 के अंदर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको स्टडी करना था, जहाँ से हमने ये रोका था इसको स्टडी करना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इससे पहले हमने स्टडी की है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये भी जो क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स की डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अहम प्रिंसिपल है, जिसमें हाइजेनबर्ग जो है ये साइंटिस्ट का नाम है और हाइजेनबर्ग ने 1927 में ये प्रिंसिपल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया इन 1927। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया और इसके ऊपर हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज जो है उसे अवार्ड किया गया। तो यानी कि हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज जो है वो मिला। अब पहले नंबर पे देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि पोजीशन और मोमेंटम जो है किसी पार्टिकल का, हम उसको साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते विद परफेक्ट एक्यूरेसी। यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो ये है ना, या क्लासिकल फिजिक्स में तो ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मैक्रो ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है या उसकी पोजीशन है उसको सर्टेनली एग्जैक्टली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप माइक्रो लेवल पे जाते हैं, जहाँ पर हम क्वांटम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो माइक्रो लेवल के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करना पॉसिबल नहीं है एक्यूरेसी के साथ। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप एक ही टाइम के ऊपर, ठीक है, एक ही टाइम के ऊपर जो है वो आप किसी पार्टिकल की एक ही टाइम पे पोजीशन या मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। आप एक इंस्टेंट के ऊपर एक चीज़ जो है उसको ही मेजर कर सकते हैं। यानी कि या तो आप एक इंस्टेंट के ऊपर उसकी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं या उस इंस्टेंट के ऊपर आप उसके मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करें तो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट be measured simultaneously with perfect accuracy। परफेक्ट एक्यूरेसी यानी कि बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ हम जो है वो पोजीशन और मोमेंटम जो है वो पार्टिकल का मेजर नहीं कर सकते। दिस वाज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब अगर हम ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसको ज़रा देखें। ये तो हमने डेफिनेशन लिखी है माइक्रो पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, अगर हम इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस हवाले से देखें, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के हवाले से, कि हम क्या मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो
क्या हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं? तो हमेशा एक जो अनसर्टेनिटी है, देखिए हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं ना, तो जो आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि आप जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट जो होती है उसके अंदर ज़रूर एक अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। कभी भी ये नहीं होता कि कोई मेजरमेंट आप जो करें वो 100% एक्यूरेट या परफेक्ट हो, उसके अंदर कोई ना कोई एरर या कोई अनसर्टेनिटी जो है वो ज़रूर मौजूद होती है। ठीक है, तो देयर इज़ ऑलवेज ए फंडामेंटल अनसर्टेनिटी, इसमें हमेशा फंडामेंटल अनसर्टेनिटी जो है वो एसोसिएटेड होती है विद एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट के साथ। कोई भी जो मेजरमेंट होती है उसके अंदर लाजमी तौर पर अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये उसके साथ एसोसिएटेड हो। ठीक है जी, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ ये अनसर्टेनिटी जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, अनसर्टेनिटी जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन में भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी जो है वो आपके मेथड की वजह से भी हो सकती है, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, या आपकी ऑब्जर्वेशन की वजह से भी हो रही है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपका ठीक नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये एक रिजल्ट है हमारे पास किसका, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का। एक्चुअली इट इज ए कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट है consequence of wave particle duality। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का एक कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट है ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अभी आपने इस चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं कि रेडिएशन जो है उसकी भी ड्यूअल नेचर होती है और जो पार्टिकल है उसकी भी ड्यूअल नेचर होती है। तो इसका मतलब है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये एक्चुअली रेडिएशन और मेटल की जो ड्यूअल नेचर है ये उसका एक रिजल्ट है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, ये उसको डिस्क्राइब करता है। तो अब जो हमारे पास अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होती है किसी मैक्रो पार्टिकल्स के साथ, वो यानी मैक्रो पार्टिकल यानी कि बड़ा पार्टिकल, जो बड़े साइज का पार्टिकल, बड़े ऑब्जेक्ट्स, बिग ऑब्जेक्ट। तो जो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होती है मैक्रो पार्टिकल्स के साथ वो इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, वो निग्लिजिबली स्मॉल है, ऑलमोस्ट गोज टू जीरो। इसलिए जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसको फिर हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लगा पाते, क्योंकि वहां पर मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल हो जाती है। अनसर्टेनिटी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो कि मेजरेबल नहीं रहती। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अनसर्टेनिटी
in the measurement of, तो जो अनसर्टेनिटी है हमारे पास पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम की जो है ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी कि बड़ा पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में पोजीशन और मोमेंटम की मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, वो इतनी स्मॉल होती है, इज सो स्मॉल दैट इट इज neglected or cannot be measured। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको मेजर नहीं कर पाते। तो इसी वजह से जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसकी वैलिडिटी नहीं रहती, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ जो अनसर्टेनिटी होती है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है और वो ऑलमोस्ट गोज टू ज़ीरो हो जाती है, और उस अनसर्टेनिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इसका असल जो वर्क है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के साथ है, ठीक है, कि जहां पर हम अनसर्टेनिटी को इजीली मेजर आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए अनसर्टेनिटी इन माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स में है, तो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के केस के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो स्मॉल नहीं होती। इन केस ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट्स द अनसर्टेनिटी इज नॉट वेरी स्मॉल and can be measured। तो अनसर्टेनिटी जो है वो स्मॉल नहीं होती, और अनसर्टेनिटी जो है उसको मेजर किया जा सकता है, यानी कि अनसर्टेनिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होती। इस सिचुएशन में हम अनसर्टेनिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करें कि हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ लाइट फोटॉन्स हैं, यानी कि फोटॉन्स हैं, और वो फोटॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं किसी मूविंग टेनिस बॉल को। तो वो जब मूविंग टेनिस बॉल को स्ट्राइक करेंगे तो वो उस मूविंग टेनिस बॉल की डायरेक्शन जो है उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराए तो फोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये अभी आपने चीज़ जो है ये कॉम्पटन इफेक्ट में भी इसको स्टडी किया है, ठीक है, कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सरे का इलेक्ट्रॉन फोटॉन के साथ एक्सरे फोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो फोटॉन जो है वो स्कैटर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भी किसी एंगल पे स्कैटर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को फोटॉन जो है वो चेंज करता है। लेकिन अगर एक स्ट्रीम ऑफ फोटॉन जो है वो टेनिस बॉल से टकराए तो टेनिस बॉल की जो डायरेक्शन है उसको फोटॉन जो हैं वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो a stream of photons striking, जो स्ट्रीम ऑफ फोटॉन है हमारे पास स्ट्राइकिंग द
टेनिस बॉल, टेनिस मूविंग बॉल cannot change its direction। तो ये इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, but one photon striking इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन जब आपके पास फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, जो मोशन की डायरेक्शन है, उसको चेंज कर देगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम मेजर करना चाहते हैं पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का किसी गिवन इंस्टेंट के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेव लेंथ जो है लैम्डा वो यूज़ करनी पड़ेगी इस पर्पस के लिए। यानी कि अगर हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें जो हम फोटॉन यूज़ कर रहे हैं उसका वेव आस्पेक्ट, फोटॉन तो पार्टिकल आस्पेक्ट है ना, उसका वेव आस्पेक्ट यह है कि जब वो वेव के तौर पर बिहेव करेगा तो उसकी वेव लेंथ को हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वेव लेंथ को हमें अकाउंट में लाना पड़ेगा, उसकी वेव नेचर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको मेजर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटीज जो हैं तो सपोज करें कि हम पोजीशन ऑफ मोमेंटम जो है, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट पोजीशन एंड momentum of electron at given instant। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर हम फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी इंस्टेंट टाइम के ऊपर फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, वेव लेंथ। लेट अस यूज wavelength lambda for this purpose। तो इस पर्पस के लिए हमें वेवलेंथ लैम्डा यूज करनी पड़ेगी, यानी कि हमें वेव नेचर जो है उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम यूज करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कि पोजीशन के अंदर क्या अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे पास आती है। जब एक फोटॉन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, व्हेन ए फोटॉन स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है
तो ये एक फोटॉन आ रहा है, ये इसे स्ट्राइक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है और ये फोटॉन है। तो जब ये इसे स्ट्राइक करेगा, जब फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो इट विल चेंज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इसके साथ टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज करेगा। मे भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकल जाए, इट विल चेंज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर होगा। जब ये इससे टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ये फोटॉन जब उससे स्ट्राइक करेगा, उससे टकराएगा तो वो ये काम करेगा। ठीक है, विद इन इट्स ओन वेवलेंथ, अपनी वेवलेंथ की रेंज में, विद इन इट्स ओन वेवलेंथ, अपनी वेवलेंथ की रेंज के अंदर जो है उसको चेंज करेगा। तो अगर हम लाइट जो है वो लैम्डा वेवलेंथ की यूज करें किसी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, यानी अगर हम कोई लाइट ऐसी, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन या आपके पास पार्टिकल है और आपने उसकी पोजीशन को लोकेट करना है, तो हम लाइट यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो इफ लाइट is used of wavelength lambda is used to locate the position of moving microparticle along x axis। अगर आप किसी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम वेवलेंथ लैम्डा या लाइट की यूज़ करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, तो जो अनसर्टेनिटी है इसकी पोजीशन में, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज डेल्टा एक्स। तो वो डेल्टा एक्स जो है वो किस ऑर्डर का होगा, वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इधर इस रीजन के अंदर कहीं पर पार्टिकल मौजूद है, तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये पार्टिकल किस जगह पर है इस रीजन के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन में यहां पर अनसर्टेनिटी होगी, यानी कि हम सर्टन नहीं होंगे कि पार्टिकल इस रीजन में किस जगह पर है, और ये अनसर्टेनिटी किस ऑर्डर की होगी, ये ऑर्डर जो वेवलेंथ आप यूज कर रहे हैं लाइट की, ये उसके ऑर्डर की होगी। तो हम इस अनसर्टेनिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस this uncertainty by using the photon of shorter wavelength। तो अगर आप वेवलेंथ को कम करेंगे, देखिए इस रिलेशन से साफ पता चल रहा है, इसके बराबर है। अगर आप वेवलेंथ को कम करेंगे
तो डेल्टा एक्स भी कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के। जितनी आप शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब ये है कि आप जितनी एनर्जेटिक लाइट जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है, जितनी एनर्जेटिक लाइट को आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी कम होगी। यानी कि अगर वेवलेंथ कम होगी, इस रिलेशन से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एक्स के। वेवलेंथ कम होगी तो अनसर्टेनिटी भी कम हो जाएगी। तो इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए जब आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, जब आप किसी पार्टिकल की, माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त आप ऐसी लाइट यूज करें कि जिसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, वो शॉर्ट वेवलेंथ का फोटॉन या लाइट जो है वो यूज करें। ठीक है जी, एक होगी, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब इसी तरह अगर अनसर्टेनिटी हमने मोमेंटम के अंदर फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी इन अ मोमेंटम, तो जब एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है तो फोटॉन क्या करता है, वो अपना मोमेंटम एच ओवर लैम्डा जो है उस माइक्रो पार्टिकल को दे देता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में एक चेंज आती है, जिसकी वजह से मोमेंटम में भी एक अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होती है। देखिए कि इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन है, ठीक है, वो फोटॉन जो है वो जाके एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, तो फोटॉन ऑब्वियसली मूव कर रहा है। तो जब फोटॉन मूव कर रहा है तो इट हैज मोमेंटम, उसके पास मोमेंटम है, तो वो फोटॉन क्या करेगा, वो अपना मोमेंटम कोलिजन के दौरान इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। और जब फोटॉन कोलिजन के दौरान अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के अंदर पी ओवर एच ओवर लैम्डा से चेंज आएगी। तो जब ये एच ओवर लैम्डा से चेंज आएगी तो इसका मतलब है कि उसके मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, तो व्हेन फोटॉन स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन, तो जब फोटॉन जो है वो स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, तो द फोटॉन gives its momentum h over lambda to electron। तो h over lambda मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ड्यू टू दिस momentum of electron changes, तो इसकी वजह से जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज होता है, एंड देयर इज डेल्टा पी uncertainty in the momentum of electron। तो इसमें हमारे पास डेल्टा पी अनसर्टेनिटी होगी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के अंदर। तो इसका मतलब है डेल्टा पी हमारे पास एच ओवर लैम्डा के बराबर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। तो हम मोमेंटम में
अनसर्टेनिटी जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द फोटॉन ऑफ लार्ज वेवलेंथ। अब यहां से देख सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कम हो जाएगी। वी कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम by using the photon of large wavelength। तो लार्ज वेवलेंथ का फोटॉन यूज करके हम इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, जो क्लियरली आपको यहां पर नजर आ रहा है कि डेल्टा पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। जाहिर बात है जब वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी और फोटॉन जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहेगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा मोमेंटम भी फिर ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाएगा। तो जब आप लार्ज वेवलेंथ का फोटॉन यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से मोमेंटम के अंदर जो है अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। तो अब अगर ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 और 2, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा से कट गया तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एच के बराबर आ गया। ये क्या है, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमें क्या बता रही है कि जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी की मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम में और मेजरमेंट ऑफ पोजीशन में, वो ऑलवेज किसके बराबर है, वो हमेशा एच के बराबर है, वो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक और पार्ट छोटा सा रह गया कि एक इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है, और वो अल्टरनेटिव फॉर्म एनर्जी और टाइम की शक्ल में होगी। अल्टरनेटिव फॉर्म, तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो कहती है कि डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। डेल्टा ई है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और डेल्टा टी है अनसर्टेनिटी इन टाइम। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम एक्यूरेटली एक टाइम पर या तो एनर्जी पार्टिकल की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर उस वक्त टाइम जो है वो ज्यादा अनसर्टन हो, यानी कि टाइम एक ही टाइम के ऊपर अगर टाइम ज्यादा अनसर्टन है तो फिर हम उस पार्टिकल की एनर्जी जो है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या शो करती है, दिस शोज दैट
more accurately we determine the energy of पार्टिकल की एनर्जी को डिटरमिन कर सकते हैं द मोर अनसर्टन we become about time. अगर हम ज्यादा अनसर्टन हो जाएं टाइम के लिए, at which the energy of particle is possible, जिसके ऊपर के एनर्जी जो है पार्टिकल की वो पॉसिबल है। तो हमारे पास अब क्या आगे एक आगे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच के बराबर है, डेल्टा ई डेल्टा टी एच के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच कट डेल्टा ई डेल्टा टी एच कट। एच कट जो है ये एच ओवर 2 पाई के बराबर होता है और इसकी वैल्यू 1.05 10 के पास -34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारा जो है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है। तो अब आपकी जो है ये आई थिंक सो चैप्टर खत्म हो गया। तो कल से जो है मैं इसके फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला। कल से हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने शुरू कर देंगे। मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।